करीब 7,90,00,000 प्रविष्टियों की जांच की गई। आंकड़े उमर्ज करके आए हैं। दोस्तों, बिहार के जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े सामने आने के बाद पूरे देश की सियासत में बवाल मच गया है। सर्वेक्षण से पता चला है कि बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी 63% के आसपास है। कुछ नेता सवाल करने लगे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसे उतना आरक्षण भी मिलना चाहिए। नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव यही बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आबादी के हिसाब से ही लोगों को हक देना है तो फिर हिंदुओं की आबादी तो 80% से ज्यादा है। इसके साथ ही ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाकर 60 to 70% किया जा सकता है? क्या पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को उनका हक दिलाने के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाना जरूरी है? या फिर लोकसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा उठाकर हिंदू वोटरों को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है? तो आज के हमारे शो में हम इसी मुद्दे के एक एक पहलू की जांच करेंगे और आपको बताएंगे कि 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी तो क्या हुआ था। साथ ही ओबीसी आरक्षण से जुड़ी आपको एक ऐसी तल्ख हकीकत बताएंगे, ऐसा कड़वा सच बताएंगे जिसकी बात कोई करता ही नहीं। तो क्या है ओबीसी आरक्षण से जुड़ा सबसे कड़वा सच, हम उसका जिक्र करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। दोस्तों, जाति या कास्ट पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। कोई भी पार्टी विकास के कितने भी दावे क्यों न कर ले, खुद को कितनी भी मॉडर्न पार्टी क्यों न बता दें, लेकिन किसी भी सीट से टिकट देने से पहले उसके कैंडिडेट की जाति देखनी ही पड़ती है। अब जब बिहार के जातिगत सर्वे के आंकड़े ने साफ कर दिया है कि बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी 63% के आसपास है, तो जाहिर है इनके हक की आवाज उठाने वाले भी बढ़ जाएंगे। टिकटों में इनको ज्यादा हिस्सेदारी देने की बात भी उठेगी। इन जाति के नेताओं का रसूख भी बढ़ेगा और सभी पार्टियां इन्हें खुश करने के लिए आरक्षण तक में इनकी हिस्सेदारी बढ़ाने की बात करेंगे। मगर इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं कि क्या सच में फिर से आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65 या 70 होने वाली है, मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाना चाहूंगा। जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कर दिया था, उसके बाद देश में क्या हालात पैदा हुए और कैसे उस एक फैसले ने देश की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, हम इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। मगर इससे पहले कि मैं उस मुद्दे पर आऊं, आपके फायदे की थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल डेटा एनालिस्ट की जॉब सबसे ज्यादा डिमांड की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 का द मोस्ट इन डिमांड टेक रोल्स में से रैंक 1 पर है डेटा एनालिस्ट। आप Naukri.com जैसे जॉब पोर्टल्स पर जाओगे तो पता चलेगा कि लाखों वैकेंसीज अवेलेबल है वहां पर डेटा एनालिस्ट के लिए, और सैलरी भी 7 लाख से लेकर 18 लाख पर एनम या उससे ज्यादा भी होती है। आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा कोडिंग इन्वेडर्स पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिसका बेस्ट पार्ट है 100% जॉब असिस्टेंस। इसका करंट प्लेसमेंट स्टार्ट है 93%। बड़ी कंपनियों के एक्सपर्ट्स ने इसे डिजाइन किया है। जॉब ओरिएंटेड कोर्स को सिर्फ ग्रेजुएशन होना ही जरूरी है, अगर इंग्लिश आती है तो और भी बढ़िया। 300+ हायरिंग पार्टनर्स के साथ अभी तक 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट सक्सेसफुली पढ़ाई कर रहे हैं। जॉब असिस्टेंस बैच में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से तुरंत डाउनलोड करिए कोडिंग इन्वेडर्स। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बिहार के जातिगत सर्वे सामने आने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या देश में फिर से 90 के दशक की तरह मंडल बनाम कमंडल की राजनीति होने वाली है क्या? यह वो वक्त था जब बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की राजनीति कर रही थी और उस वक्त के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अति पिछड़ों को 27% आरक्षण देकर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया था। इसके बाद 2014 तक यानी अगले 24 सालों तक देश में हिंदुत्व पर जाति की राजनीति जीतती रही। लालू, मुलायम और रामविलास पासवान और मायावती जैसे नेता राज्य और केंद्र में सत्ता में बने रहे। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार बनते ही सारे समीकरण उल्टे पड़ गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जाति की राजनीति पर हिंदुत्व की राजनीति भारी पड़ गई। बीजेपी, जो हमेशा से अगड़ी जातियों या सवर्णों की पार्टी मानी जाती रही, और मोदी के पीएम बनने के बाद उसे बड़ी तादाद में ओबीसी वोट भी मिले, लेकिन अपनी सियासत में उसने जातीय गौरव से ऊपर हिंदुत्व की बात की। मगर बिहार सरकार के इस जातिगत सर्वे के बाद ऐसा लगता है कि देश की सियासत फिर से 90 और उसके बाद के दौर में जाने वाली है। इससे पहले कि मैं उसके बाद के दौर की बात करूं, आपको थोड़ा और पीछे लिए चलते हैं और बताते हैं कि ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला कैसे था। दोस्तों, अगर आप देश की जातिगत सियासत को अच्छे से समझना चाहते हैं तो अगली कुछ देर में जो मैं बातें बताने वाला हूं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और तभी आप बिहार में हुए आज के जातिगत सर्वे को भी समझ पाएंगे। साल था 1978, तारीख 11 नवंबर। बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने अपने राज्य में पिछड़ों के लिए आरक्षण का ऐलान कर दिया। बिहार में पिछड़ों को आरक्षण मिलते ही ये बात उठने लगी कि केंद्र सरकार भी पिछड़ों के लिए ऐसे आरक्षण की व्यवस्था करे।
जिसके बाद 20 दिसंबर 1978 को उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी और एक वरिष्ठ सांसद बीपी मंडल को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। बीपी मंडल साहब ने अगले 2 सालों तक देश के 640 जिलों का दौरा किया और 12 दिसंबर 1980 को देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अपनी रिपोर्ट में बीपी मंडल ने बताया कि उस वक्त देश में 3700 से ज्यादा जातियां थी जो पिछड़े वर्ग के मापदंड में आती थी और उसी आधार पर उन्होंने कुछ सिफारिशें भी की थी। इसके बाद अगले 10 सालों तक इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर 89-90 में जब जनता पार्टी की सरकार में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, जिसके बाद SC/ST को पहले से मिल रहे 22.5% आरक्षण के अलावा ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद वही हुआ जो होना था। ओबीसी वोटरों की तादाद इतनी बढ़ी कि उस वक्त अगड़ों की पार्टी माने जाने वाली बीजेपी जैसी पार्टियां भी इसका विरोध नहीं कर पाई। जो पार्टियां ओबीसी की राजनीति करती थी वो इसे अपनी जीत बता रही थी। जिन लोगों का इस आरक्षण से फायदा होना था वो इसका जश्न मना रहे थे। वहीं लाखों करोड़ों छात्र ऐसे भी थे जिन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी नौकरियां नहीं थी। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उनसे सीधे आधी नौकरियां छिन गई थी, जिसके बाद देश भर के कॉलेजों में एक के बाद एक इसे लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। कई छात्रों ने आत्महत्या की। सैकड़ों हजारों छात्र उस आंदोलन में जख्मी हुए। पुलिस वालों ने आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठियां चलाई, जमकर गोलीबारी की गई, मगर एक भी नेता उनके समर्थन में आगे नहीं आया। इसके बाद के कई सालों तक इसे लेकर आंदोलन हुए, अदालतों में इसे चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आरक्षण की सीमा 50% फिक्स कर दी। मतलब ये क्लियर कर दिया कि इससे ज्यादा आरक्षण अब से नहीं दिया जा सकेगा। अगर किसी नए वर्ग को आरक्षण दिया भी जाता है तो उसे इसी 50% में से हिस्सा दिया जाएगा। वक्त के साथ आंदोलन कर रहे छात्र भी शांत हो गए और 50% आरक्षण हमेशा के लिए एक सच्चाई बन गया। हम लोग जो है साथी एकदम ठीक कहा है कि कलम चलाना छोड़ दिया है, बंदूक चलाना सीखेंगे और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे। यही हाथ से लिखेंगे भी और यही हाथ से खून भी बहाएंगे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। ऊपर से देखने पर तो बिहार का जातिगत सर्वेक्षण सिर्फ ये जानने की कोशिश भर है कि राज्य में किस जाति के कितने लोग हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि सर्वे के आंकड़ों का असल मकसद इस पर पॉलिटिक्स करना है। जिन पार्टियों को जाति की राजनीति सूट करती है वो इन आंकड़ों को दिखाकर आबादी के हिसाब से हक दिलाने की बात कर रही है, जिसका सीधा मतलब आरक्षण से ही है। अब आप इन नेताओं के बयानों पर अगर गौर करेंगे तो अपने आप सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। जातिगत सर्वे सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने जातिगत सर्वे को देश की तरक्की का रास्ता बताया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। राहुल गांधी ने तो अपनी बात और साफ तरीके से रखी है। सर्वे के बाद अपने ट्वीट में राहुल ने कहा कि इस सर्वे से पता चलता है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग की आबादी 84% है और हम प्रण लेते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसे उतना हक दिलवाएंगे। अच्छा, जब भी जाति आधारित आरक्षण की बात होती है, जो उसके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है कि अगर किसी जाति के साथ सालों तक भेदभाव हुआ, वो कमजोर है, उतनी संपन्न नहीं है, तो क्यों न उसे नौकरियों में आरक्षण देकर उसे ऊपर उठाया जाए ताकि वो भी बाकी लोगों के बराबर आ जाएं। बात एकदम जायज है, एकदम। बिहार के जातिगत सर्वे की रिपोर्ट के बाद ऐसा लगता है कि कुछ पार्टियां इसे 50% से भी आगे बढ़ाने के मूड में है। मगर उससे पहले यह सवाल जहन में आता है कि जिस मकसद से ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, क्या वो सच में पूरा हुआ या इसका फायदा भी ओबीसी समाज के अंदर सिर्फ कुछ जातियों को ही मिला? केंद्र सरकार ने इसी बात को समझने के लिए 2017 में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसने ओबीसी आरक्षण की ऐसी सच्चाई को सामने लाकर रख दिया जिसके बारे में ओबीसी आरक्षण की वकालत करने वाला एक भी नेता बात करने को तैयार नहीं है। इस रिपोर्ट ने बताया कि ओबीसी समाज में जहां 3800 के करीब जातियां हैं, वहां सिर्फ 10 जातियों को आरक्षण का 24.95% फायदा मिला है। 38 ओबीसी जातियों को आरक्षण का 25.04% फायदा हुआ है और 102 जातियों को 25%। जबकि ओबीसी समाज में 994 जातियां ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण का सिर्फ 2.6% ही फायदा मिला है और 983 जातियां ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण का कोई फायदा ही नहीं हुआ। जी हां, 983 जातियों को कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब जिस ओबीसी समाज की भलाई के लिए उन्हें 27% आरक्षण दिया गया, अगर उसी समाज की तकरीबन 1800 जातियों को आरक्षण का 2.5% फायदा भी नहीं हुआ तो आरक्षण का इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? सवाल यह है कि अगर आप सच में ओबीसी समाज का भला चाहते हैं, खुद को इस समाज का नेता भी मानते हैं, इनके नाम पर सियासत भी करते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आज तक आपने ओबीसी आरक्षण के इस खोखलेपन पर बात ही नहीं की?
अगर कमजोर जातियों को आरक्षण देने का मकसद ये है कि अगड़ी जाति वाले संसाधनों पर सारा कब्जा खुद न कर लें, तो फिर इस बात का ख्याल तो ओबीसी आरक्षण के अंदर भी रखा जाना चाहिए था। क्यों आज तक इस बात की पहचान नहीं की गई कि ओबीसी समाज की वो कौन सी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का कोई फायदा ही नहीं मिल रहा? आखिर क्या वजह है कि चाहे राजनीति हो, टिकट वितरण हो या नौकरियां हो, ओबीसी समाज में भी कुछ एक तगड़ी जातियां ही हर जगह दिखाई देती हैं। और आज जब इस जातिगत सर्वे के नाम पर दबी जबान में आरक्षण बढ़ाने की बात की जा रही है, तो क्यों न माना जाए कि उस बढ़े हुए आरक्षण का फायदा भी ओबीसी समाज की कुछ चुनिंदा जातियों को ही होगा। आरक्षण हो या न हो, और हो तो कितना हो, इस पर लंबी बहस हो सकती है। इसके पक्ष और विपक्ष में घंटों तर्क भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जो आरक्षण अभी तक दिया गया है उसके अंदर क्या कमियां हैं, कम से कम हमें उस पर तो बात करनी चाहिए। और जब भी कोई नेता इस पर बात नहीं करता तो उसकी नीयत पर सवाल तो उठाए ही जाएंगे और उठाए जाने चाहिए। और दोस्तों, जातिगत सर्वे और जातिगत राजनीति की सबसे चुभने वाली बात जो मुझे लगती है वो ये कि इसमें जातियों की भलाई की नीयत कम और जातियों को अपना वोट बैंक मानने की सोच ज्यादा दिखती है। इसलिए जब जातिगत सर्वे की बात होती है तो ऐसा लगता है कि कोई कंपनी अपने ग्राहकों का डेटा बैंक बनाने की बात कर रही है ताकि उसके बेस पर अपना माल तैयार किया जा सके। हैरानी यह भी होती है कि एक तरफ कुछ पार्टियां हैं जो धार्मिक राजनीति की बुराई करती हैं, जो कि होनी भी चाहिए, मगर यही पार्टियां खुद बड़ी बेशर्मी से जातिगत सियासत करती रहती हैं। चाहे धार्मिक राजनीति हो या जातिगत राजनीति, गलत दोनों ही है। मगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर दोनों में बड़ी बुराई चुननी है तो जातिगत राजनीति धार्मिक राजनीति से कहीं ज्यादा बुरी है। धर्म की पॉलिटिक्स करने वाला, धार्मिक राजनीति करने वाला कम से कम धर्म के नाम पर तो लोगों को जोड़ रहा है। जातिगत राजनीति करने वाला तो धर्म के अंदर ही जाति के नाम पर लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। फिर भले ही वो उसे सामाजिक न्याय का नाम दें या कुछ और, लेकिन यह भी सच है कि ये लोग जाति का नाम लेकर अपने ही लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, क्योंकि यही उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। बाकी आगे क्या होगा? क्या सच में अगला चुनाव फिर से जाति बनाम धर्म की सियासत होगा, मंडल बनाम कमंडल होगा, या फिर ये एक ऐसा बुलबुला है जो कुछ ही दिनों में फट जाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास लिखना। साथ ही ये भी बताना कि क्या आप आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फेवर में हैं या नहीं। आपको इस जातिगत सर्वे के पीछे एक अच्छी सोच दिखती है या फिर पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार आपको फिर से बता दूं, डेटा एनालिस्ट की जॉब असिस्टेंस बैच के लिए डिस्क्रिप्शन में कोडिंग इन्वेडर्स का लिंक दिया है, वहां से रजिस्टर करो। मेरा कोड यूज करना JG27, जिसको डालकर आप 27% फीस डिस्काउंट पा सकते हैं। और हाँ, ये डिस्काउंट सिर्फ फर्स्ट 100 कैंडिडेट्स के लिए, तो जल्दी से रजिस्टर करिए, बढ़िया सी जॉब पाइए, पार्टी में भाई को भी बुलाइए। फिलहाल जाइए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।